स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विद रमा में। इसके पहले एक पेपर सॉल्व हो चुका है आप लोगों का। आज हम बात करेंगे 2018 का LT ग्रेड सॉल्व पेपर के बारे में, जिसके सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ये जरूर आप लोगों के एग्जाम में सहयोग करेंगे ये क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा सीक्वेंस वाइज वाला है। टाइलिन की क्रिया के द्वारा पूछा है इसमें, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम लगाइए। तो सही क्रम होगा, पहले आ जाएगा उबला यानी बॉइल्ड स्टार्च, तीसरा नंबर, फिर आएगा सॉल्युबल स्टार्च, पांचवा नंबर, तीसरा पांचवा एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। एलिमिनेशन ट्रिक के द्वारा आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम सेव होगा आप लोगों का एग्जाम के समय में। तो ये हो जाएगा। फिर आएगा एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, फिर आएगा एक्रोडेक्स्ट्रिन, फिर आएगा आइसोमाल्टेज, आखिरी में आएगा दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में पूछा गया है ल्यूकोसिन, मायोग्लोबिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन और सीरम एल्ब्यूमिन। तो लैक्टो तो मिल्क से ही कनेक्ट होगा, मिल्क से मैच हो जाएगा। तो यहाँ देखना है सी में 2 कौन सा मैच हो रहा है। तो यहाँ भी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो है बी, एक ऑप्शन से हो जा रहा है ये प्रश्न हल। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी मैच द कॉलम है। टोकोफिरॉल, कैल्सिफेरॉल, एन्यूरिन, रेटिनॉल। तो एंटी रिकेटिक टोकोफिरॉल हो जाएगा, नहीं, एंटी रिकेटिक कैल्सिफेरॉल होगा। और रेटिनॉल का जाएगा एंटी जीरोपैथिलेमिक, डी का जाएगा 5 में। तो यहाँ देख लेते हैं 5 किस में दिया है, डी का 5। यहाँ भी एक ही ऑप्शन से आपका सॉल्व हो जा रहा है, डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। प्रसव के प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला दूध तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति होती है। तो हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पे। जब प्रसव के बाद जो पहला गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, सही है, जो बच्चे को बहुत फायदा करता है, एंटीबॉडीज में अधिक होता है, बच्चों को सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ बताना है विकास का सिद्धांत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय जल्दीबाजी में ये सबसे सिली मिस्टेक हो जाता है, हम लोग नहीं को इग्नोर कर देते हैं, बस सिद्धांत तक पढ़ के आंसर लगा देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है। इसका इसमें बताना है विकास का सिद्धांत नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा नहीं है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। दूसरा है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, ये सही है। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये भी रॉन्ग है। तो ए और 3 हो जाएगा 5वें का राइट आंसर। खेल की पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। खेल की पुनरावृत्ति मतलब दोहराने वाले खेल के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, स्टेनले हाल्जे। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है। तो ये ऊन की विशेषता, ऊन में मेडुला पाया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता निर्धारित किया जाता है कि कौन सा ऊन बेहतर है। मेडुला के होने या न होने पर ही निर्भर करता है। फिर आता है मैच द कॉलम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें पूछा गया है अवशोषकता हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। तो देखना है ए का 3 कौन सा है, तो तीनों ऑप्शन में है। तो अभी एक और देख लेते हैं, इलास्टिसिटी। अगला देखते हैं इलास्टिसिटी आ जाएगा, इलास्टिसिटी रिकवरी, खिंचाव व तनाव में
बी का आ जाएगा 4। अब देखना है बी का 4 कहाँ मैच कर रहा है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, ये दोनों तो नहीं होगा। फिर अगला देख लेते हैं सी, प्रतिस्पंदता। प्रतिस्पंदता किसमें होगा, तो अत्यधिक दबाव के पश्चात पुनः अपने आकार में वापस आना। सी का हो जाएगा 2, तो सी का 2 यही पहला वाला मैच कर रहा है, यानी 3 ऑप्शन से ये सवाल सही होगा। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम बताना है। कपास का जो रेशा होता है उसके उत्पादन का जो सही क्रम है उसको यहाँ लगाइए आप लोग। तो पहला क्रम हो जाएगा, पहले तो खेती करना हो जाएगा, दूसरा नंबर चारों ऑप्शन में है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। खेती करना, बिनौले निकालना व गांठ बनाना, 2 4 किसमें है, तो 2 4 2 में है, ए और बी तो कैंसिल हो गया। फिर आता है खोलना व आपस में मिलाना, 2 4 3, 2 4 3 दोनों में है। फिर आगे देखते हैं ढूंढना, 2 4 3 7, तो सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वस्त्र उपयोगी रेशे के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं, इसमें बताना है। सटने के गुण पूछा है रेशे में। कुल 120 क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। रेशे के आपस में सटने का गुण पूछा है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति ही होती है जो आपस में सटने का गुण होता है। फिर आता है वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम में लगाइए। फिर आ गया सीक्वेंस वाइज वाला, पहले आ जाएगा कार्डिंग, कार्डिंग पहले नंबर पे आएगा, तो यानी 5वां सही, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, बी और डी नहीं होगा। फिर आता है अगला क्या है, कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग, यानी 5 2, तो ऑप्शन ए सही जाएगा। 2 ऑप्शन से हम लोगों ने अपना आंसर खोज लिया। अगला प्रश्न है, रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन, तो हो जाएगा इसका सही जवाब प्रतिस्पंदता। पिछले वाले क्वेश्चन में द कॉलम में भी हम लोगों ने ये कीवर्ड पढ़ा था, वर्ड मीनिंग। अगला क्वेश्चन है, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किसमें किया जाता है, तो अपहोल्स्ट्री फर्नीचर को ढकने वाला कपड़ा होता है। अगला प्रश्न है, विरंजक जो जावेल वाटर भी कहलाता है, विरंजक जो जावेल वाटर भी कहलाता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, जिसको जावेल वाटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक ऐंठन युक्त धागे की ऐंठन की संख्या होती है, जिस धागे में अधिक ऐंठन होता है उसकी संख्या यहाँ पूछा गया है, तो 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच पे देखने को मिलता है। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मुख्यतः प्रेगनेंसी में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, यहाँ पूछा गया है यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, नहीं जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सिल्वट रोधी परिसज्जा या सिंक्रोनाइजिंग, ये गलत लिखा हुआ है, कैलेंडरिंग मोयरिंग, तो आ जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम कब पारित हुआ था यहाँ पूछा हुआ है, तो पारित हुआ था 24 सितंबर 1986 को। अगला प्रश्न है, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए, इसमें सिलाई के धागे के बारे में पूछा गया है, तो हो जाएगा हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंसी में होना चाहिए। ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिलाई के धागे का गुण हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए, सिलाई के धागे हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जिससे वह सिलाई के दौरान ज्यादा टूटे नहीं, इस वजह से ये गुण होना चाहिए सिलाई के धागे में। अगला प्रश्न दिया है, शरीर के नाप से संबंधित है, तो शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या होता है, पैटर्न क्या है, इसे पूछा गया है। तो विकसित किया गया पैटर्न होता है ड्राफ्टिंग, जैसे पहले हम लोग किसी का मेजरमेंट करके किसी पेपर पे बनाते हैं, हम लोग अपने बीए एमए के प्रैक्टिकल के दौरान
जो हम लोग ब्राउन शीट पे पैटर्न तैयार करते थे वही चीज यहाँ पे है, तो उसको ड्राफ्टिंग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट न हो, इसे क्या कहते हैं? तो रचनात्मक नमूना न हो तो इसे क्या कहते हैं? तो रचनात्मक नमूना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोनाइजिंग क्या है? कार्बोनाइजिंग बताना यहाँ पे क्या है? तो कार्बोनाइजिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है जो वस्त्र को सुंदर व आकर्षक बनाता है। बैठने व खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें से पूछा गया बैठने व खड़े होने पे जो शरीर का संतुलन होता है तो बनाने में के लिए आवश्यक मांसपेशी, कौन सा मांसपेशी आवश्यक है? तो कंकाल मांसपेशी, अगर कंकाल ही नहीं रहेगा तो कोई संतुलन नहीं रहेगा बस। अगला प्रश्न है, हेल्फलाइट नंबर। हेल्फलाइट नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग के बारे में पूछा जाए तो मियोसिस में होता है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं, जिनमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, ये सेल्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो लिम्फोसाइट होता है वो। रोजार्क इंक। अगला प्रश्न है अपना, रोजार्क इंक ब्लांट परीक्षण, मतलब ये परीक्षण कब होता है, किस क्षेत्र में होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये प्रक्षेपण तकनीकी है, प्रक्षेपण तकनीकी है। यह प्रोजेक्टिव टेस्ट भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शोध की रूपरेखा जो असमान एवं अस्पष्ट होती है उसको क्या कहते हैं? तो निर्णायक शोध रूपरेखा कहा जाता है। निदर्शन जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है उसको क्या बोलते हैं? तो निदर्शक जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर आता है तो उसे क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है, यानी सुधार। हिंदी ज्यादा नहीं, यहाँ इंग्लिश ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग इजी है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक ही निर्देश समूह में के कई व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वन टेल्ड हाइपोथेसिस। स्केल। अगला प्रश्न है, स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं। यहाँ पे एलटी ग्रेड एग्जाम में भी वो रिसर्च के क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक है, तो रिसर्च का पेपर भी पढ़ के जाना है आप लोगों को। 30 नंबर का प्रश्न पूछा है, स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिकर्ट स्केल को कहते हैं। लिकर्ट स्केल का दूसरा नाम समेटेड स्केल है। भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप का तैयार किया जाता है क्या कहलाता है? तो धरातल योजना कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो कहलाती है? हड्डी 3 या 3 से अधिक बहुखंड अस्थि भंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है आपका? पूछा गया है। तो गतिशील संतुलन से है प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात का है। अगला प्रश्न है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। यहाँ पे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा है तो अर्ध अर्जिनिन हो जाएगा, बाकी सभी आवश्यक अमीनो अम्ल है। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? तो हो जाएगा ताने के धागे को। अगला प्रश्न है, बंगाल की कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई कौन सी है? कढ़ाई यानी टाका कौन सा है? तो रनिंग स्टिच का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं, छोटे को स्टेपल कहते हैं। और जो कई विभिन्न प्रकार के रेशों को मिला के होता है तो उसे ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? पूछा गया है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सिल्क विज्ञान को सेरीकल्चर कहते हैं।
अगला प्रश्न है, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? तो यहाँ श्वसन के बारे में पूछा गया है, तो शेफर की विधि से श्वसन दिया जाता है। जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों, इस विधि में पीड़ित का पेट के बल लिटाया जाता है, उसके सिर पर किसी एक करवट कर दिया जाता है। इसके बाद पीड़ित की पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़े के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। दबाव हटने से बाहर की ताजी वायु फेफड़े के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वसन लेने में सहायता मिलती है। सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन है? यहाँ पूछा गया है। सबसे अधिक मजबूत रेशा हो जाएगा नायलॉन, जिसकी चमक, शक्ति, मजबूती, लचीलापन, कोमलता और कार्यक्षमता, सौंदर्य, स्थायित्व आदि का मुकाबला कोई और प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है और पानी को गिरा दिया जाता है, तब कौन सा विटामिन का नुकसान हो जाता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हानि होता है। एक रजोनिवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो हो जाएगा इसका आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है वो है मोनोसेकेराइड। यहाँ पूछा गया है अगले प्रश्न में, पीईएम का प्रथम सूचक क्या है? पीईएम का प्रथम सूचक है आयु अनुसार वजन कम होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है 280 दिन मुख्यतः माना जाता है। 280 दिन। अगला प्रश्न, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना होता है? 4 माह के बालक का वजन 2 गुना हो जाता है, जन्म से 2 गुना वजन हो जाता है। अंडाणु परिपक्व कितने दिनों में होता है? यहाँ ये पूछा गया अंडाणु की परिपक्वता की कितने अवधि पूछा गया है, तो हो जाएगा 28 दिनों में। 28 दिन की साइकिल होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? तो 49 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पूछा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब, तो 2 अक्टूबर 1952 में हुआ है। ये ग्रो मोर फूड इक्विटी कमेटी की संस्तुति के आधार पर हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की बहुमुखी विकास करना था। अगर एसएपीसी से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखना। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन यानी बाल विहार प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ फिर आ गया है सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पहले नंबर पे आएगा निषेचन। तो एक ही ऑप्शन से हो गया, पहले आएगा निषेचन, फिर यौन निर्धारण, फिर गर्भ प्रतिस्थापन, फिर अंडापात। तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, टोटल 120 प्रश्न हैं जो सभी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को अटेंड करिएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु रोने से क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय रोने से उसकी श्वसन क्रिया आरंभ होती है। यदि बच्चा नहीं रोता है तो उसको स्वस्थ नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, थायराइड का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? यहाँ थायराइड की बहुप्रतिक्रिया का नियम है। तीव्र बुद्धि मानव का आईक्यू होता है 140 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। वाइगॉत्स्की, एरिक्सन, पियाजे और फ्राइड के बारे में है। तो वाइगॉत्स्की हो जाएंगे सामाजिक संस्कृति से संबंधित, एरिक्सन हो गए मनोसामाजिक, पियाजे हो गए संज्ञानात्मक और फ्राइड हो गए मनोविश्लेषण। यानी सी आंसर सही माना जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न है एनोरेसिस व्यवहार कौन सी समस्या है? एनोरोसिस तो बिस्तर गीला करना। बच्चे डर के मारे या किसी बात का प्रेशर रहता है या कुछ भी, तो इस तरह की बीमारी बच्चों में पाया जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी और पर्सनालिटी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी पर्सनालिटी किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बैंडूरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कलर वर्ड अंधता एक है अनुवांशिक रोग माना जाता है। पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षा पाठ्य पुस्तक एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति दी है यशपाल समिति ने। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु 5 वर्ष की हो जाती है। तो वंशानुक्रम अनुवांशिकता का अणु क्या है? तो यहाँ हो जाएगा डीएनए। डीएनए से ही निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य कौशल एक कौन सा कौशल है इसमें? तो हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुकूलन की संकल्पना दी थी किसने दिया था ये पूछा गया है इसमें। स्किनर ने, मैस्लो ने, पावलोव ने या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा स्किनर के द्वारा दिया गया था। शक्ति एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? पूछा गया इसमें। शक्ति से आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो सभी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा के चरणों को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में लगाना है। पहला आ जाएगा ध्यान आकर्षक, पहला वाला। फिर आएगा अभिरुचि। पहला और 6 कौन सा कहाँ है? तो ऑप्शन बी है। 2 ऑप्शन के खोजने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। महिला सशक्तिकरण निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था ये। किन निम्न घटनाओं को कालक्रमानुरूप मतलब सीक्वेंस वाइज में व्यवस्थित करना है? मारथंडम परियोजना दिया है सेवाग्राम। तो पहला हो जाएगा गुड़गांव प्रोजेक्ट यानी कि तीसरा गुड़गांव प्रोजेक्ट हो जाएगा जो 1920 में हुआ था। मारथंडम परियोजना हो जाएगा 1921 में। सेवाग्राम परियोजना 1936 और इटावा पायलट योजना 1948। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? यहाँ संचार में बाधा नहीं है, तो आय समूह इसमें से कोई बाधा नहीं है, बाकी सब बाधा है। सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुई है? तो सामुदायिक विकास संकल्पना प्रसार शिक्षा से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस प्रकार का योजना है? तो अनौपचारिक शिक्षा का योजना है। फिर आ गया मैच द कॉलम। सही लिस्ट नहीं, मैच द कॉलम नहीं, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो परिणाम प्रदर्शन यानी व्यक्तिगत ये वाला गलत लग रहा है। बाकी संगोष्ठी जनसंपर्क, दूरदर्शन जनसंपर्क और गृह भेंट है व्यक्तिगत संपर्क। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से 5 आवश्यक चरणों को क्रमबद्ध क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ सीक्वेंस वाइज वाला आ गया। तो पहला हो जाएगा स्थिति की समस्या, स्थिति एवं समस्या। दूसरा हो जाएगा उद्देश्य समाधान। तो तीसरा और 5वां यानी कि डी सही है। 2 ऑप्शन से आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली 1953 में आरंभ हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर यही सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है पोस्टर में से ABC का अर्थ क्या है? तो ABC का अर्थ है आकर्षण, संक्षिप्त और स्पष्ट।
अगला प्रश्न है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिवृद्ध करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो लेगार्ड कहते हैं। 77 का लेगार्ड हो जाएगा। एक मिनट, लेगार्ड हो जाएगा। अरस्तु मॉडल के संचार प्रणाली में कितने तत्व हैं? तो 3 तत्व हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, यानी वक्ता, भाषण, श्रोतागण। अगला प्रश्न है, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो मैस्लो के द्वारा। स्वच्छता संरक्षण एवं जल पूर्ति किसके कार्य हैं? पंचायत का कार्य है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो बलवंत राय जी के द्वारा दिया गया था। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है, फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या 10 से 12 कार्ड की संख्या होनी चाहिए। दो स्वतंत्र प्रतिदर्श की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? जब दो स्वतंत्र प्रतिदर्श की विचलनशीलता की तुलना हेतु टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह एक सांख्यिकी परिकल्पना है। यह एक सरल और शक्तिशाली परिकल्पना माना जाता है। टी टेस्ट। निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं? तो हो जाएगा समय प्रतिचयन प्रक्षेपण। यह प्रश्न है थोड़ा क्लियर नहीं है तो यहाँ आ जाते हैं 3 प्रश्न को छोड़ करके। निम्न में से कौन सा समग्र यानी पूर्ण भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे आम है? तो हो जाएगा बार ग्राफ। किसी समस्या को सोचा समझा आवेदित उत्तर है परिकल्पना। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? पूछा गया है बैक्टीरिया जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, यानी विब्रियो कॉलेरा, जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। इससे हैजा नामक रोग हो जाता है, जिस मनुष्य में इसका संक्रमण इस जीवाणु से संक्रमित भोजन या पानी ग्रहण करने से होता है। अगला प्रश्न है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो हो जाएगा फूड एडिटिव। जो नुकसान होता है उसे फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। ई कोली क्या है? ई कोली एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 1986 में पारित हुआ था। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? कौशल भारत श्री नरेंद्र मोदी ने। निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम में आता है? तो स्पाइगनोमैनोमीटर। भोजन नष्ट होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर या सभी? तो इसमें सभी की वजह से भोजन नष्ट हो जाता है। अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं न्यूट्रल पीएच में। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका बचाव करता है। तो बीसीजी का टीका किससे बचाव करता है? यहाँ पे बताना है। तो क्षय रोग से बचाता है। ड्रेसिंग के प्रकार हैं दोनों है, सूखी पट्टी भी है और न चिपकने वाली पट्टी भी है। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाता है या इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाता है। तो केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मैच द कॉलम वाला है, मूल्य कार्य सरलीकरण निर्णय प्रक्रिया बजट।
मूल्य हो जाएगा पार्कर से संबंधित है A का 1 किसमें दिया हो, 2 ऑप्शन। कार्य सरलीकरण का हो जाएगा मुंडेल प्रवृत्ति, B का 3, A का 1 B का 3, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। निर्णय प्रक्रिया हो जाएगा फॉलेट का सुझाव, और बजट हो जाएगा एंजल्स का नियम। अगला प्रश्न है कौन सी वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। यहाँ किडनी के कार्य के बारे में पूछा है तो नेफ्रॉन होगा। FMN और FAD ऐसे कोएंजाइम हैं जो राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। वुमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है। वुमेन कैप्सूल मानव के किस अंग का हिस्सा है, यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे गुर्दा का हिस्सा है। अगला प्रश्न, एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम बताना है तो टाइलिन हो जाएगा। खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से ही हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर के कहाँ स्थित होती है तो गुर्दे के ऊपर। अगला प्रश्न है शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ मिनरल्स के कार्य पूछा गया है तो मिनरल्स के कार्य सुरक्षा तथा नियमन करना, अन्य कार्य अस्थियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक, नियामक में सहायक। अगला प्रश्न है किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। निम्न में से कैलोरी निम्न वसा निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित होता है। उच्च रक्तचाप में, हाई ब्लड प्रेशर। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, किस चीज की कमी होती है तो संतृप्त वसीय अम्ल की। अगला प्रश्न है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है आर्किडोनिक, यानी ऑप्शन सी सही जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है। बौद्धिक विकारता आयोडीन की। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है। विटामिन D4। पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है तो पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी से होता है। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, अल्फा टॉक्सिन किसमें पाया जाता है इसमें यहाँ पूछा गया तो मूंगफली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बताना है तो एलानिन हो जाएगा सही जवाब इसका एलानिन। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है तो लोहे के अवशोषण में विटामिन डी सहायता करता है। विटामिन डी के अभाव में हमारे शरीर में लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता। अगला है अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है। एविडिन है। आज के लिए बस इतना ही, 2 पेपर सॉल्व हो चुका। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये चैनल होम साइंस से संबंधित है। होम साइंस से रिलेटेड आप लोगों को सभी प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक और पेपर को लेकर के सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।